हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जीवनपुर कहकर एक गांव में उदय नामक एक समोसे वाला रहता था। उदय का समोसा पूरे गांव में सबसे सस्ता समोसा था। उदय अपने समोसे को बाकी दामों के मुताबिक बहुत ही कम दाम में बेचता था। समोसे ले लो, समोसे खस्तेदार, कुरकुरे और चटपटे समोसे, इतने सस्ते के यकीन नहीं हो पाएगा। समोसे ले लो, समोसे समोसे ले लो, समोसे। अरे वाह वाह, जहाँ पूरे गांव में 10 रुपए का एक समोसा मिलता है, वहीं यहाँ पर 5 रुपए का एक समोसा मिलता है। बहुत खूब उदय भाई, हमें तो आपके यहाँ का समोसा ही खाने। अरे हाँ हाँ, अरे जहाँ हम 10 रुपए में एक समोसा खा लेते हैं, वहीं अगर उस 10 रुपए में हमें 2 समोसे मिल जाए तो हम क्यों छोड़े इस सुनहरे अवसर को भैया। धन्यवाद भाइयों, 10 के 2 मिल रहे हैं तो क्यों ना 20 के 4 खा लिए जाए। ये लो, 4 खाओ। उदय अपने ग्राहकों को सस्ते दाम में समोसे बेचता, लेकिन उसके पीछे एक बहुत ही भयानक असलियत छुपी हुई थी। उदय अपने समोसे को एक्सपायरी डेट्स वाले पदार्थों से बनाया करता था। वो एक्सपायर डेट वाला सस्ता मैदा, गांव की दूषित नदी का गंदा पानी, एक्सपायर डेट वाला तेल और सारे गंदे पदार्थों को मिलाकर समोसे बनाता। बेचारे गांव वाले, उन्हें तो खबर भी नहीं कि मैं इन समोसे को कैसे बनाता हूँ। बड़े आए सस्ते दाम में खाने वाले। अरे सस्ते दाम में खाओगे तो ऐसा ही खाना मिलेगा, हाँ? मुझे क्या, मेरी तो हर दिन दिवाली है इस नुस्खे से। तभी उदय के पिताजी शंकर कहते हैं, अरे उदय बेटा, क्यों पूरे गांव की जान लेने के पीछे तुला हुआ है? क्यों लालच में आकर सबकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है? ये जो कुछ भी तू कर रहा है ना, ये सरासर गलत और गैर कानूनी है। इसके बारे में अगर किसी को पता चला तो तुझे कोई छोड़ेगा नहीं, फिर सड़ते रहना जेल की सलाखों के पीछे। अरे बापू, आप क्यों लोड ले रहे हो? आप चिंता मत करो, किसी को कुछ भी नहीं होगा। अभी वक्त है इन समोसे में नमक मिलाने का। हाँ, लेकिन नमक तो महंगा आता है। इसका भी जुगाड़ है मेरे पास। क्रूर उदय अपने बदन के पसीने को निचोड़ के समोसे के मसाले में मिलाता है। अब मेरे नमकीन पसीने से इस समोसे के स्वाद में और भी 4 चांद लग जाएंगे। अच्छी, मेरा बेटा लालच में इतना बेशरम बन जाएगा, मैंने कभी अपने बुरे सपने में भी नहीं सोचा था। उदय पिता शंकर की एक नहीं सुनता और बस अपनी ही मनमानी करते हुए बाजार में वो हानिकारक समोसे बेचा करता और बेचारे गांव वाले सस्ते दाम के आकर्षण में उदय के इस जानलेवा चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और रोजाना ढेरों समोसे खाते हैं। ले लो भाई, ले लो, ताजा ताजा मस्त मस्त समोसे ले लो। एक बार खाओगे तो 1000 बार खाओगे। लेकिन उन दूषित समोसों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया होता है। धीरे धीरे गांव में हर एक गांव वाले की तबीयत खराब होने लगती है और ऐसे ही कुछ ही दिनों में आधा गांव बीमार पड़ जाता है। गांव का एक ही हॉस्पिटल होता है तो वहां का डॉक्टर ये कहता है, आधा गांव बीमार पड़ चुका है, सबको फूड पॉइजनिंग हुआ है, बुजुर्ग लोगों को हार्ट की बीमारी भी हुई है। ये सब कुछ कॉन्टेमिनेटेड, कुछ दूषित खाने की वजह से हुआ है। अरे डॉक्टर साहब, मेरी माँ की जान बचा लीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। ये सब उन समोसों को खाने के बाद ही हुआ है। हाँ, मेरे घर में भी मेरी बीवी बच्चों की हालत बहुत खराब हो गई है। ये सब उस कमीने उदय समोसे वाले की वजह से ही हुआ है। चलो उसे अच्छी तरह से सबक सिखाते हैं। सभी गांववासी एक साथ मिलकर उदय के घर के बाहर जाते हैं और उसके घर पर पत्थर फेंकते हैं और खूब चीखते चिल्लाते हैं, लेकिन उदय को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो तो मस्त मजे से सो रहा होता है। फिर एक दिन गलती से शंकर उस समोसे के मसाले को सब्जी समझकर रोटी के साथ खा लेता है और उसकी भी तबीयत हद से ज्यादा खराब हो जाती है। अरे उदय, उदय बेटा, उदय, मुझे अस्पताल ले चलो उदय बेटा, उदय। हाँ पापा, क्या क्या हुआ है आपको? पापा, पापा चलिए, मैं अभी ले चलता हूँ आपको। आप घबराइए मत, मैं हूं ना।
उदय शंकर को हॉस्पिटल ले जाता है और कुछ देर के बाद उदय को डॉक्टर बताते हैं कि उदय, तुम्हारे पिताजी कोमा में जा चुके हैं। क्या? हाँ, हम और हमारी टीम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब तो बस आपकी दुआएं और प्रार्थनाएं काम कर सकती हैं। उदय बहुत चिंताग्रस्त हो जाता है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो हॉस्पिटल से सीधा गांव के मंदिर में जाता है। हे भगवान, मैं मानता हूँ कि मैंने लालच के प्रकोप में आकर बहुत सारी गलतियां की हैं। आधा गांव मेरी वजह से ही बीमार हो चुका है, लेकिन आज मैं आपके पास अपने पापों की, अपने गुनाहों की माफी मांगने आया हूँ। मुझे माफ कर दीजिए भगवान। मेरे बापू वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। उनकी जान बचा लीजिए भगवान जी। मैं आपसे उनकी जान की भीख मांगता हूँ। उदय मंदिर जाकर भगवान के सामने उनसे अपनी गलतियों की माफी मांगता है और अपने पिता की जान बच जाए इसकी विनती भी करता है। उदय गांव के मेले में जाकर सभी गांव वालों से अपने गुनाहों की माफी मांगता है और हाथ जोड़कर सबसे कहता है, मैंने आप सबके साथ जो कुछ भी किया है वो माफी के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे आखिरी मौका दे दीजिए। अरे ऐसे कैसे? तो जैसे हैवानों को हम आखिरी मौका दे दें? रुक जा, अभी तो तुझे कानून देखेगी। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करते हैं इसकी। चलो गांव वासियों। हाँ हाँ, चलो चलो। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, ऐसा मत कीजिए। मेरे बापू कोमा में है, मुझे अपनी गलती का सबक मिल चुका है। मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा जिससे दूसरों को हानि पहुँचे। मैं ईमानदारी से और पूरी निष्ठा से समोसे बेचूंगा, एकदम स्वस्थ और एकदम ताज़ा। बस मुझे एक आखिरी मौका दे दो। मुझे आखिरी मौका दे दो, बस एक आखिरी मौका। उदय गांववासियों के सामने बिलक बिलक कर रोता है और वो शंकर के हालात को देखकर गंभीर चिंता में होता है। ये देख गांव वाले उसे माफ कर देते हैं और एक आखिरी मौका देने के लिए राजी हो जाते हैं। अरे घबराओ मत उदय, शंकर काका को कुछ नहीं होगा और वो सही सलामत हो जाएंगे। हम सब तुम्हारे साथ हैं उदय, रो मत। शंकर काका की तबीयत फिर से चंगी हो जाएगी। पूरा गांव एक साथ मिलकर शंकर के लिए प्रार्थना करता है और अगले 12 घंटों के बाद शंकर कोमा से बाहर आ जाता है और अब एकदम सही सलामत हो जाता है। उदय अपने पिता से मिलकर बहुत रोता है और तभी शंकर कहता है, क्यों? अब समझ आया मोल अपनों को खोने का। जो तू सबके साथ कर रहा था वो तेरे साथ ही हुआ। हाँ बापू, मैं समझ गया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत गलत था जो आपकी चेतावनी को टालता गया। मुझे माफ कर दो बापू, लेकिन मैं अब से बिना किसी लालच के समोसा बेचूंगा। मैंने सभी गांववासियों से माफी भी मांग ली है। अरे चलो, अच्छी बात है। सेहज पके से मीठा होए, देर से ही सही, लेकिन तुम्हारी अकल तो ठिकाने आई। उदय अब पूरी ईमानदारी और लगन से समोसे बेचने लगता है और इतने स्वादिष्ट समोसे बनाता है कि सभी गांव वालों को उसके हाथ के बने समोसे बहुत पसंद आते हैं। वाह वाह, देखो उदय, बिना किसी लालच के तुमने कितने अच्छे समोसे बनाए हैं। अरे वाकई में लालच एक बहुत ही बुरी बला है। हाँ बिरजू भैया, इस हादसे से मैंने एक सबक सीख लिया है। चाहे कितने भी गलत काम और जुगाड़ करके पैसे कमा लो, वो पैसा हमेशा ऐसे ही चला जाएगा, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम हमेशा अच्छे फल ही देगा। और इस तरह लालची उदय अब लालच करना छोड़ देता है और खुशी से और परिश्रम करके समोसे बेचता है और खूब तरक्की भी करता है। विक्रांत को एक साउथ इंडियन लड़की से प्यार होता है जिसका नाम ईश्वरी होता है। विक्रांत जब ईश्वरी से शादी करके घर आता है तभी वड़कम सासू माँ, वड़कम ससुर जी, मैं ईश्वरी आपके बहू। माँ पापा, ये ईश्वरी हैं। हम दोनों एक दूसरे से बहुत बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हमने शादी कर ली और अब हम जीवन भर एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। ये साउथ इंडियन है, बहुत अच्छा इडली डोसा बनाती है। अय्या विक्रम, तुम बिना कितना तारीफ करता है जी तुम मेरा। लेकिन ईश्वरी को देखकर विक्रांत के माता पिता सुनंदा और ब्रिजमोहन एकदम से चौंक जाते हैं। हे भगवान, अरे तू ये कहां से उठा लाया मद्रासन? ये सब का है?
विक्रांत बेटवा, हमका कुछ बताओगे या यूं ही चुप रहने का इरादा है? क्या बताएगा ये विक्रम आपको? मैं बताता जी। एक्चुअली मैं और विक्रम एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानता जी, और हम दोनों एक दूसरे को बहुत सारा लव भी करता जी। तो इसलिए हमने सोचा शादी कर लेता है, क्योंकि पंडित जी ने बोला कि अब शुभ मुहूर्त सीधा 1 साल बाद है जी। अयो, इतना टाइम तक हम दोनों एक दूसरे के बिना जी भी नहीं पाएगा जी। और इसलिए हम दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। सुनंदा अपना सर पकड़ लेती है। ब्रिजमोहन और सुनंदा को तो अब ना चाहते हुए भी ईश्वरी को बहू के रूप में स्वीकार करना ही पड़ता है। अगली सुबह अपनी पहली रसोई में ईश्वरी ढेर सारा इडली, डोसा, मेदू वड़ा और सांबर बनाती है, जो कि पहली बार तो सुनंदा और ब्रिजमोहन खा लेते हैं। लेकिन जब ईश्वरी रोजाना ही नाश्ते में इडली डोसा बनाने लगती है, तभी सुनंदा को गुस्सा आ जाता है। अरे ओ कलमोही, तेरे दिमाग में क्या भूसा भरा हुआ है? हाँ, अरे रोज सुबह ये इडली, डोसा और वड़ा खा खा कर तो मैं पागल ही हो गई हूँ। कुछ अलग नहीं बनाना आता क्या तुझे? आलू के पराठे, भोपाली पोहे, कचौड़ियाँ, समोसे, जलेबी, अरे न जाने कितने सारे व्यंजन हैं जो सुबह नाश्ते में खाए जा सकते हैं। लेकिन नहीं, तुझे तो वही हमारे मुंह में इडली डोसा ही ठूसना है। हाँ, आइए सासू माँ, मुझको माफ कर दो जी। मैं अभी आइंदा से ध्यान रखूंगी जी, ठीक है? कौनो बात नहीं ईश्वरी बहुरिया, ठीक बा ठीक बा। और सुनंदा जी, ई इडली डोसा माँ भी कौनो बुराई नहीं, हमका तो ई भी बहुत ही ज्यादा पसंद है। हाँ हाँ, आपको तो बस चस्का लग जाता है किसी भी चीज का। बेशर्म तो है ही आप। ईश्वरी अब अपने ससुराल में साउथ इंडियन खाना छोड़कर देसी खाना बनाने लगती हैं। वो फोन में देख देख कर पनीर की सब्जी बनाने की कोशिश करती है। ए वेंकटेश्वरा, मुझे बचा लो, मेरा मदद करो, वरना मेरा सासू माँ मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। बचा लो जी, अरे बचा लो। ईश्वरी जैसे तैसे खाना बनाती है, लेकिन जली हुई रोटियां और काले रंग की दाल देखकर ब्रिजमोहन, सुनंदा और विक्रांत हैरान रह जाते हैं। ये लो जी, मेरा स्पेशल देसी फूड। अरे दादा, ई सब का है? जली हुई रोटियां, काले रंग की दाल, ई का खाई के बाद तो हमका एम्बुलेंस बुलाई के पड़ी। अरे बेवकूफ अकल की अंधी, ये ऐसा खाना तेरी अम्मा ने बनाया था या तेरे अप्पा ने बनाया था? सासू माँ, मेरा अम्मा अप्पा के बारे में कुछ भी मत बोलो, वो दोनों मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर है जी। तो फिर तू हमें कुछ भी दे देगी क्या? निगौड़ी कहीं की, काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। चल निकल जा इस घर से, पता नहीं कहाँ से उठाकर लाया है ये कमीना तुझे। हाँ। माँ प्लीज ऐसे मत बोलो। मैं मानता हूँ कि ईश्वरी ने गलती की खाना बनाने में, लेकिन ये उसका फर्स्ट टाइम था ना। इससे पहले उसने कभी भी देसी खाना नहीं बनाया था, सिर्फ साउथ इंडियन खाना ही बनाया था। ईश्वरी रोते हुए कमरे में चली जाती है। तभी विक्रांत उसे मनाने के लिए कमरे में आ जाता है। ईश्वरी, ईश्वरी मेरी जान, माय स्वीट हार्ट, तुम रो क्यों रही हो? ये माँ और पापा ऐसे ही हैं, इन्हें तुम्हें अपनाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। तुम प्लीज मन उदास मत करो। हाँ विक्रांत। फिर एक रोज सुनंदा देखती है कि विक्रांत और ईश्वरी दोनों ही साउथ इंडियन कपड़े पहनकर कहीं जा रहे हैं। ईश्वरी ने साउथ इंडियन साड़ी पहनी होती है और विक्रांत ने लुंगी पहनी होती है। हाय, ये सब क्या नौटंकी है विक्रांत? ये तो बिहारी से मद्रासी का बन गया, और तूने आखिरकार मेरे बेटे को भी अपने जैसा बना ही लिया ना। अय्या सासू माँ, आपको क्या बात बात पर हाइपर होने की बीमारी है क्या जी? हैं? मेरा कजन वैजंती का शादी है, इसीलिए मैं और विक्रांत दोनों ही जा रहे हैं शादी में। हाँ माँ, ईश्वरी ने ही मुझे साउथ इंडियन की तरह से तैयार होने को कहा, एंड इट्स ओके, उसमें क्या इतना। अब वो अगर मेरे लिए साउथ इंडियन से बनारसी कपड़े पहन सकती है, तो मैं उसके लिए इतना भी नहीं कर सकता हूँ क्या? हाँ हाँ बिटवा, जा जौन मर्जी हूँ कर, हमरा तो तोरे ऊपर कौनो हक बचा ही नहीं है। अपन माई बापू को तो तू शादी के बाद बिल्कुल पराया कर दिया है। विक्रांत और ईश्वरी साथ में घर से बाहर निकल ही रहे होते हैं कि तभी विक्रांत लुंगी में चल नहीं पाता, इसीलिए वो गिर जाता है। अय्या विक्रांत, तुम ठीक कहो ना जी?
और पहनो ना लुंगी और करो अपनी लुगाई को सपोर्ट और प्यार। गधा है तू, गधा विक्रांत बेटा। कहते हैं दोस्त दोस्त ना रहे, लेकिन यहाँ पर तो हमारा बेटा बेटा ना रहा। इस चुड़ैल ने हमारे बेटे को अपने वश में कर लिया है। हाँ। सुनंदा हर रोज बेचारी ईश्वरी को खूब ताने कसती रहती है और उसे बहुत नफरत करती है। एक दिन बृजमोहन और विक्रांत दोनों की बहुत अच्छी नौकरी छूट जाती है और वो दोनों निराश होकर घर लौट आते हैं। क्या हुआ बेटा? बृजमोहन जी, क्या हुआ? आप दोनों के चेहरे पर शाम के 6 बजे ही 12 बज गए हैं। कोई चिंता वाली बात है क्या? अयो विक्रांत, ससुर जी कुछ तो बोलो। टीवी सीरियल की तरह म्यूट मत रहो जी, सस्पेंस खोल दो जी। दरअसल हमारी नौकरी छूट गई है। क्या? हाँ माँ, हमारी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ है, जिसके चलते वो अब बंद होने का फैसला ले चुकी हैं। पता नहीं क्या होगा अब, लेकिन हमका तो बहुत ही दुख हो रहा है। इतने सारे खर्चे हैं, सब कैसे पूरे होंगे कौनो अता पता नहीं। अब तो ऊपर वाला ही हमका ई मुसीबत से भरी गाड़ी में बचाए सकत है। आप दोनों चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, वेंकटेश्वर सब ठीक कर देंगे। भरोसा रखो विक्रांत, हिम्मत रखो। दिन ब दिन हालात और भी बिगड़ जाते हैं। विक्रांत और बृजमोहन दोनों ही कई जगहों पर जाकर नौकरी की तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। इन सब की टेंशन से सुनंदा की तबीयत पर असर पड़ता है और उसे सांस लेने में तकलीफ होने पर तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर, मेरी माँ ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ डॉक्टर बाबू, हमार बीबी उका कुछ नहीं होगा बा। बताओ ना डॉक्टर बाबू। सुनंदा जी को दिल की बीमारी हुई है। ये ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से हुई है। आप लोग प्लीज जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम कीजिए। हमें उन्हें ओटी यानी ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करना होगा। क्या ऑपरेशन? लेकिन डॉक्टर, ऑपरेशन में कितना खर्चा आएगा? एनी आइडिया? करीब 50 से 60 हजार रुपए। मेजर ऑपरेशन नहीं होगा, अगर वो होता तो लाखों लग जाते। जल्दी बताइएगा, क्या है आपका डिसीजन? विक्रांत और बृजमोहन दोनों ही सोच में पड़ जाते हैं। तभी ईश्वरी बोलती है, ठीक है डॉक्टर, आप मेरा सासू माँ का ऑपरेशन शुरू कर दो। मैं आपको 3 से 4 दिन में पैसा लाकर दे देगी जी। ईश्वरी नुक्कड़ पर जाकर छोटा सा ढाबा खड़ा करती है और वहाँ पर साउथ इंडियन डिशेस बेचना शुरू करती है, जैसे इडली, डोसा, सांबर, मेदू वड़ा, चटनी। और थोड़ी ही देर में उसके ढाबे पर कई सारे लोग आने लगते हैं। हाँ जी बोलो, इडली, डोसा, वड़ा, ऐसे साउथ इंडियन खाना कहीं भी नहीं खाया होगा। वेरी टेस्टी, वेरी डिलीशियस। आइए जी आइए, इडली, डोसा, वड़ा, उत्तपम खाइए। वाह वाह, क्या स्वादिष्ट इडली है। और ये मसाला डोसा तो इतना अमेजिंग है कि मैं तो इसका दीवाना बन गया हूँ। ईश्वरी अच्छे पैसे कमाने लगती है। उसे दूसरे ही दिन एक बहुत बड़ा 25,000 का ऑर्डर भी मिल जाता है और इस तरह 4 से 5 दिन में ईश्वरी करीबन 55,000 रुपए कमा लेती है और अपनी सास सुनंदा के इलाज के लिए पैसे देती है। और ठीक होने के बाद सुनंदा ईश्वरी से माफी मांगते हुए कहती है, ईश्वरी बहू, मुझे माफ कर दे बहू। मैं तो ये समझ ही नहीं पाई कि मेरी साउथ इंडियन बहू कितनी कमाल की है और तूने मेरी जान बचाई 5 दिन में अपने साउथ इंडियन ढाबे से। मैं सच में तेरी एहसानमंद हूँ। आइए सासू माँ, रोना मत सासू माँ, आई हेट टीयर्स। इस तरह ईश्वरी की सास सुनंदा को ईश्वरी की कीमत समझ आती है। कुछ दिनों बाद बृजमोहन और विक्रांत को भी नौकरी लग जाती है और ईश्वरी भी अपने साउथ इंडियन ढाबे से ढेर सारे पैसे कमाती है, जिससे उसकी खूब तरक्की भी होती है। 25 साल की प्रीति अपनी सौतेली माँ कमौलिका और सौतेली बहन उर्वशी के साथ रहा करती थी। कमौलिका और उर्वशी दोनों ही प्रीति पर बहुत अत्याचार करते रहते। अरे ओ कुलक्षणी, तनिक चाय मिलेगी कि नहीं आज की तारीख में, या तेरी चाय मुझे सीधा अगले जन्म में मिलेगी। हाँ आई बड़ी मालकिन, ये लो आपकी और छोटी मालकिन की चाय और ये डाइट कुकीज। अच्छा प्रीति, जरा मेरे पैरों में मालिश भी कर दो ना, बहुत दर्द कर रहे हैं ना, इसीलिए। और लेकिन
उर्वशी, तुझे कितनी बार कहा है इसे छोटी मालकिन और मुझे बड़ी मालकिन कहा कर। ये बात तेरे भेजे में फिट नहीं होती क्या? जी माफ कीजिए मुझे। प्रीति उर्वशी के पैरों की मालिश करने लगती है। दरअसल बचपन में ही प्रीति की सगी माँ राजेश्वरी इस दुनिया से चली गई थी, जिसके बाद प्रीति के पिता धनराज ने कमलिका से शादी कर ली। लेकिन दूसरी शादी के बाद भी उसने अपनी बड़ी बेटी कमलिका की बेटी उर्वशी और अपनी प्रीति बेटी के बीच में कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया। फिर कुछ समय बाद धनराज को विदेश से नौकरी का बुलावा आया और 20 सालों तक वो वहीं पर नौकरी कर रहा है और यहाँ कमलिका बेचारी प्रीति पर अत्याचार करती है। ओए नौकरानी, ये ले, तेरे बाप का फोन आया है। हर बार की तरह इस बार भी मेरी और उर्वशी की तारीफ ही करना और हम दोनों के बारे में अच्छी अच्छी बातें ही बोलना। अगर धनराज को जरा भी भनक पड़ी ना कि मैं और उर्वशी तेरे साथ नौकरानी की तरह पेश आते हैं, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जल्दी से ले। ठीक है बड़ी मालकिन। प्रीति कांपते हुए हाथों से फोन हाथ में पकड़ती है। उसके बाद अपने पिता से बात करती है। हेलो प्रीति बेटा, कैसी हो तुम? कॉलेज कैसा चल रहा है तुम्हारा? अच्छी हूँ पापा, सब ठीक चल रहा है यहाँ पर। आप बताइए ना, आप कैसे हैं? सब कुछ कैसा है वहाँ पर? अब तो लंदन में काफी ठंड पड़ गई होगी ना? आप गर्म कपड़े तो पहनते हो ना दिन के 8 पहर? हाँ मेरी बाप, पहनता हूँ। बिल्कुल राजेश्वरी पे गई हो तुम। अच्छा ठीक है, अपनी तबीयत का ख्याल रखना। और तुम्हारा 25th बर्थडे आ रहा है ना, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम पर प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा करने का फैसला लिया है। इट्स अ बर्थडे गिफ्ट फॉर यू। थैंक यू पापा। प्रीति धनराज से बात करती है और फोन कॉल कट होने के बाद वो फिर से काम पे लग जाती है। प्रीति को मॉडर्न फूड आइटम्स जैसे पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, नूडल्स ये सब बहुत ही अच्छे से बनाने आते थे। वाओ, अमेजिंग यार प्रीति, तुम भले ही कितना भी खराब काम कर लो, लेकिन ये मॉडर्न डिशेस तो बहुत ही कमाल की बनाती हो तुम। Absolutely right, मामा। प्रीति, मुझे एक और पनीर पिज्जा और एक चीज पिज्जा भी, और हाँ, हॉट चॉकलेट भी बना दो। ओके ठीक है। प्रीति तो कमलिका और उर्वशी के लिए सिर्फ एक नौकरानी के समान ही थी। प्रीति दिन भर कॉलेज जाती, लेकिन वहां पर भी वो कुछ कर नहीं पाती। वो चाहकर भी अपने पिता धनराज को अपने साथ हो रहे अत्याचार के बारे में बता नहीं पाती, क्योंकि कॉलेज में दिन भर उर्वशी प्रीति के साथ ही रहती। प्रीति मानो उर्वशी और कमलिका के बनाए पिंजरे में कैद हो चुकी थी। जब प्रीति का जन्मदिन आता है, तभी धनराज उसके नाम पर आधी प्रॉपर्टी करता है। अगले दिन कमलिका लॉयर से पेपर बनवाती है और प्रीति के सामने आकर कहती है, ओए चुड़ैल, चल चुपचाप इन पेपर्स पर साइन कर, जिसके बाद तेरे नाम की हुई सारी प्रॉपर्टी मेरी और उर्वशी की हो जाएगी। ओके? लेकिन बड़ी मालकिन, आप ऐसा क्यों कर रही हो? वो पैसे मुझे पापा ने मेरे फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए भेजे हैं। प्लीज ऐसा मत कीजिए। साइन करती है या नहीं, या तुझे अभी की अभी खत्म कर दो हम दोनों। ज्यादा नखरे मत कर और चुपचाप जल्दी से साइन कर दे। उर्वशी और कमलिका दोनों जबरदस्ती उससे पेपर पर साइन करवा लेते हैं। उनके डर के कारण प्रीति उन पेपर्स पर साइन करती है और उसके बाद वो दोनों क्रूर माँ बेटी प्रीति को बहुत मारती हैं और उसे लात मारकर घर से बाहर निकाल देती हैं और धनराज को फोन पर बताती हैं कि प्रीति पैसे हड़प कर भाग गई। वहीं बेचारी प्रीति कड़ाके की ठंड में कांपते हुए गली में दर दर भटकने लगती है। उसे किसी का भी सहारा नहीं होता। अब मैं क्या करूंगी? मुझे तो पापा का कांटेक्ट नंबर भी नहीं पता, जिससे कि मैं उनसे बात कर सकती। हे भगवान जी, कोई तो रास्ता दिखाइए। मैं अब बिल्कुल अकेली और बेसहारा हो चुकी हूँ।
प्रीति अब अपना जीवन यापन करने की खातिर कई जगह जाकर नौकरी की तलाश करती है, लेकिन बेचारी को कोई भी नौकरी पर नहीं रखता। अब वो दूसरे गांव जाकर कचरा बीनकर कबाड़ी वाले को बेचने लगती है। नदी के पास की झुग्गी में रहकर वो दिन भर पूरे गांव में कचरा बीनती और उसे गोनी में इकट्ठा करती, और उसके बाद वो कबाड़ी वाले के पास जाती और सारे कचरे को बेचकर उसके बदले पैसे लेती और अपना गुजारा करती। ये लो काका, आज मैंने पूरे 6 गोनी भरकर कचरा इकट्ठा किए हैं। ठीक बा प्रीति बिटिया, रुक जाओ, अभी तराजू पर वजन कराई के हम तोहार के पैसे दे रही। कबाड़ी वाला कचरे का वजन करता है और प्रीति को पैसे देता है। थैंक यू काका। बेटिया, तुम इतनी होनहार हो, इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलत हो, तो फिर ई कचरा काहे को बेचत रही? एक कचरे वाली काहे बन गई? ये सुनकर प्रीति की आंखें नम हो जाती हैं। वो क्या है ना काका, हर किसी की झोली में सब कुछ नहीं आता। कुछ लोगों की किस्मत में सिर्फ दुख ही लिखा होता है। पता नहीं कब, कैसे और कहां जाकर खत्म होगा ये दर्द का सिलसिला। लेकिन मैं भी अपने मम्मी पापा की बेटी हूँ, इतनी आसानी से मुश्किलों को देखकर हार नहीं मानूंगी। प्रीति अब कचरा बीन बीन कर अपना गुजारा कर लेती थी। वो झुग्गी में अकेली ही रहती थी। एक रात जब वो गांव की सड़क से अकेली जा रही होती है, तभी 2 गुंडे बाइक पर सवार होकर उसके पास आते हैं और उसका रास्ता रोक देते हैं। अरे क्या मैडम, कहाँ निकली? कचरा बेचने से फुर्सत मिल गई हो तो जरा हमारे लिए भी टाइम निकाल लो। अरे चलो चलो, तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर ले चलते हैं, बहुत मजा करेंगे। देखो, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज मुझे जाने दो। अरे ऐसा कैसे जाने दे तुझे जाने मन, तुझे तो आज अपना बनाकर ही रहेंगे। दोनों गुंडे प्रीति के इर्द गिर्द गाड़ी को गोल गोल घुमाने लगते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। वो उसके दुपट्टे को खींचने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और वो उन दोनों गुंडों को हाथ पर जोर से मुक्का देते हुए उन्हें उड़ा देता है। दोनों गुंडे बाइक से उड़कर जमीन पर जा गिरते हैं। क्यों रे कमीनो, छेड़ोगे किसी लड़की को? हाँ, ये ले, ये ले। वो लड़का उन गुंडों की खूब पिटाई करता है, जिससे डरकर वो दुम दबाकर भाग जाते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप आज नहीं होते तो न जाने क्या हो जाता। आपका नाम? नमन, नमन राजवंश। थैंक यू मत कहो, ये तो मेरा फर्ज था। मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम इतनी अच्छी इंग्लिश बोल लेती हो, अच्छे घराने से आई हुई लगती हो, फिर तुम कचरा क्यों बीनती हो? नमन के पूछने पर प्रीति भावुक हो जाती है और रोते हुए वो नमन को अपनी पूरी कहानी बताती है, जिसे सुनने के बाद नमन की आंखें भी भर आती हैं और वो प्रीति को अपने सीने से लगाता है। घबराओ मत प्रीति, मैं हूं ना, आज से हम दोनों दोस्त। चलो, अब तुम उस झुग्गी में नहीं रहोगी, तुम अब से मेरे साथ मेरे घर पर रहोगी। लेकिन नमन। लेकिन कुछ नहीं, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। नमन प्रीति को अपने घर ले जाता है, जहां वो उसे अपनी माँ सरस्वती से मिलाता है। सरस्वती भी प्रीति को बहुत प्यार देती है। प्रीति अब उन लोगों के साथ घुल मिल जाती है और वो उनके लिए भी मॉडर्न डिशेस बनाकर देती। वाह प्रीति, बहुत ही बढ़िया पिज्जा बनाया तुमने तो। प्रीति, मैं तो कहता हूँ कि तुम ना अपना एक छोटा सा ढाबा खोल लो, जिससे तुम्हें अच्छी इनकम भी आएगी। गांव का देसी ढाबा तो हर कोई रखता है, लेकिन तुम्हारे ढाबा का नाम होगा गांव का मॉडर्न ढाबा। लेकिन नमन, एक ढाबे के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है, यू नो ना? तुम उसकी चिंता मत करो, मैं हूं ना। नमन और प्रीति मिलकर ढाबा बनाते हैं और इस तरह एक गरीब कचरे वाली अपना मॉडर्न ढाबा खोलती है और वो वहाँ पर मॉडर्न डिशेस ही बनाकर बेचती है, जो पल भर में ही सभी गांव वालों को आकर्षित कर देता है। और प्रीति अपने ढाबे से बहुत सारे पैसे भी कमाने लगती है और आगे जाकर नमन और प्रीति को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे से शादी भी कर लेते हैं। आस्था एक गरीब घराने की लड़की होती है, जिसकी शादी अभिनव से होती है। अभिनव मिल में नौकरी किया करता और आस्था घर पर बैठकर मिठाइयाँ बनाती और उन्हें बेचा करती। उसे लोग ऑर्डर्स देते और वो उन मिठाइयों को बनाती।
चलो, अभी बस 4 किलो खोए की बर्फी बनानी है। आलू जलेबी 1 डिब्बा। रसमलाई मैं कल सुबह बना दूंगी। हाँ। हलवाई बहू आस्था बहुत ही मेहनती होती है। उसके सास ससुर इंदु और ब्रिज को उस पर बहुत गर्व होता। ब्रिज आंखों से अंधा होता है। अरे आस्था बहुरिया, तुहार मिठाई की खुशबू इतनी लाजवाब है कि हमार मुंह से पानी आई रही। सच मां 1 नंबर का अवार्ड तो तुम ही को मिलता रही है। हम बहुत भाग्यवान हैं कि हमें तुम जैसी बहू मिली जो अपन काम और गृहस्थी दोनों को बहुत अच्छे से संभालती है। शुक्रिया अम्मा जी, बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए। अभिनव जी और मैं, हम दोनों बहुत जल्द ही सारे पैसे इकट्ठा करके आपकी आंखों का ऑपरेशन करवा देंगे, जिसके बाद आप भी इस दुनिया को देख पाओगे। गणेश जी का हम पर आशीर्वाद तो सदैव है ही। गणपति बप्पा मोरया। आस्था गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त होती है। वो दिन रात उनकी पूजा और आराधना करती रहती। मंदिर में दीप जलाकर शंख फूंकती और आरती गाती और गणेश जी के पसंदीदा मोदक भी भोग प्रसाद के तौर पर चढ़ाती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। ये लीजिए आपके मनपसंद मोदक, आज थाली भर कर दिए हैं, अब आप मजे से खाइए। जय श्री गणेश। आस्था के हाथ की मिठाइयाँ सभी को बहुत पसंद आती। हर एक ग्राहक जब दरवाजे पर अपना ऑर्डर देने आता तभी वो खुशबू सूंघ कर कहता, अरे वाह 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 आस्था जी, जिन मिठाइयों की खुशबू ही इतनी मंत्रमुग्ध और सुहानी हो, उनका स्वाद तो बढ़िया होगा ही। अरे पिछली बार मेवे की मिठाई और बेसन की बर्फी जो मैं ले गया था आपके यहाँ से, वो तो इतनी टेस्टी थी कि मैं क्या ही बताऊं। आपने तो गांव के सारे हलवाइयों के दांत खट्टे कर दिए हैं। मैं तो कहता हूँ कि आपको अपना मिठाई शॉप खोल लेना चाहिए। शुक्रिया, लेकिन एक हलवाई के साथ साथ मैं एक बहू भी हूँ और मुझे अपने सास और ससुर की देखभाल भी करनी है। वो मेरी जिम्मेदारी है। तभी इंदु और ब्रिज कहते हैं, नहीं आस्था बहू, तुम ऐसा सोचना भी मत। हम दोनों अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। तुम इतनी होनहार हो, इतनी अच्छी हलवाई हो, तुम अपने सपनों को साकार करो बहू। हाँ आस्था बहुरिया, हम ऊ सास ससुर नहीं जो आपन बहू को घर में कैद करके रखत हैं। तो हार को जितना मर्जी उड़ाई के चाही उतना मर्जी उड़ो। धन्यवाद भाऊजी, लेकिन मेरे लिए इस समय आपकी सेहत और मेरी गृहस्थी को संभालना बहुत जरूरी है। आस्था रोज गणेश जी को मोदक चढ़ाती और उनकी पूजा पाठ करती। ओम गणपताय नमो नमः, ओम गणपताय नमो नमः, ओम गणपताय नमो नमः, नमो नमः। आस्था घर बैठे ही बहुत सारे पैसे कमाती और पूरे गांव में उसका नाम हलवाई आस्था के नाम से प्रसिद्ध हो चुका था। आस्था की बढ़ती तरक्की से उसकी पड़ोसन निर्मला को बहुत जलन महसूस होती है, क्योंकि उसका पति मनोहर भी एक हलवाई होता है और उनका मिष्ठान भंडार चल नहीं रहा होता है, जिसकी वजह से वो दोनों बहुत परेशान से रहते। ये सब उस आस्था की वजह से हो रहा है। हाँ, पूरे गांव को अपनी मिठाइयों का दीवाना बनाकर रख दिया है। नहीं तो वो देखिए, अभी भी उसके घर के बाहर ग्राहकों की इतनी लंबी कतार लगी हुई है। घर बैठे बैठे ही मैडम अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। हाँ, नहीं तो। निर्मला, उस आस्था की वजह से हमारे मिष्ठान भंडार को ताला लगाने की नौबत आ गई है। अब तुम ही कुछ कर सकती हो। अपने खुराफाती दिमाग को तेज चलाओ और कुछ तो ऐसा करो जिससे ये आस्था नाम का कंकड़ हमारे रास्ते से हट जाए। हाँ मनोहर जी, अब तो मैं भी इस आस्था को बर्बाद करके ही दम लूंगी। मेरे पास एक प्लान है। हम आस्था को किडनैप करवाएंगे और उसे किसी और देश भेज देंगे और बेच देंगे उसे, और यहाँ उसके बेवकूफ घरवालों को लगेगा कि वो मर गई है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। है ना एकदम लल्लन टैप प्लान। अरे वाह निर्मला, क्या गजब का प्लान बनाया है। आशा करता हूँ कि तुम इस प्लान को अंजाम देने में सफल रहोगी।
उस सब की चिंता मत कीजिए आप मनोहर जी, हाँ नहीं तो। आस्था गणेश जी के दीप में घी डालती है और उन्हें नया हार चढ़ाकर पूजा करती है। गणपति बप्पा मोरया। तभी अचानक से उसे फोन कॉल आता है और उसे पूरे 50,000 का ऑर्डर मिलता है। ये सुनकर आस्था की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अम्मा जी, बाबूजी, आपको पता है अभी अभी क्या हुआ? अरे बोल बहू, हमार कान तरसत रही, इतनी खुश हो तुम। पक्का कौनो खुशखबरी लाई हुई हो। मुझे पूरे 50,000 का ऑर्डर मिला है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बड़ी खुशी की बात है बेटा। आस्था फौरन गणेश जी के चरणों में उनका पसंदीदा गुड़हल का लाल फूल चढ़ाती है और हाथ जोड़कर उन्हें धन्यवाद कहती है। आपका लाख लाख धन्यवाद गणेश जी। अब मैं अपने बाबूजी की आंखों का इलाज कर पाऊंगी। अभिनव जी भी ये खुशखबरी सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। अम्मा जी, बाबूजी, मैं जरा बाजार जा रही हूँ। मिठाई बनाने का थोड़ा सामान खत्म हो गया है और अभी 50,000 के ऑर्डर के लिए तो ढेर सारा सामान लाना होगा। बस आप मेरा एक छोटा सा काम कर देना। ये 4 डिब्बे भरकर मोतीचूर के लड्डू हैं। वो कमला काकी आएंगी ना, तो उन्हें ये दे दीजिएगा बस, ठीक है? 50,000 का ऑर्डर आज रात तक देना है मुझे। जल्दी आती हूँ। ठीक है बहू, तुम चिंता मत करो, निश्चिंत होकर जाओ। आस्था घर से बाहर कदम रखती है। वहीं क्रूर पड़ोसन निर्मला ये सब दूरबीन से देख रही होती है और वो कहती है, तेरी खुशी को मैं अब कैसे गम में बदलती हूँ, तू बस देखती रहे आस्था। हाँ। निर्मला आस्था का पीछा करती है और वो 2 गुंडों को पैसे देकर आस्था को अगवा कराती है। छोड़ो मुझे, छोड़ो, बचाओ, कोई है? ए चुप हो जा, एक घोंचू आदमी, इसके मुंह पर पट्टी बांध। क्यों रे हीरोइन, बहुत महान बनती है ना? गांव की हलवाइन बनने का बड़ा शौक चढ़ा है ना तुझ पर। लेकिन अब तेरा खेल खत्म। अब तू अपने ससुराल वालों को भूल जा, है नहीं तो, क्योंकि तू अब उनसे कभी नहीं मिल पाएगी। आस्था को अगवा करके जंगल में रखा जाता है और दोनों गुंडे वहीं पर उसकी रखवाली करते हैं। आस्था रोती है और अपने मन में कहती है, गणेश जी, ये क्या हो गया? इतना बड़ा ऑर्डर मिला था, अब वो भी नहीं पूरा हो पाएगा। अब मैं अभिनव जी, अम्मा जी और बाबूजी से फिर कभी नहीं मिल पाऊंगी। मुझे इस मुश्किल से बचाइए गणेश जी। ओम गणपताय नमो नमः। आस्था मन ही मन आंखें बंद करके गणेश जी को याद करती है और प्रार्थना करती है। वहीं जब निर्मला और मनोहर रात में अपने घर की ओर लौट रहे होते हैं, तभी वो आस्था को अपने घर के बाहर 50,000 की मिठाइयां बनाते देखती है। इंदु और अभिनव भी उसकी इसमें मदद कर रहे होते हैं। ये लो आस्था, देसी घी का डब्बा। बहू, तू चाशनी तैयार कर, तब तक मैं काजू किशमिश और ये बादाम पीस लेती हूँ। ठीक है अम्मा जी, धन्यवाद। आप दोनों मेरी इतनी मदद कर रहे हो। ओफो, तुम भी ना। चलो, बातें कम और काम ज्यादा। जल्दी जल्दी अपने हाथ चलाओ, हमारे पास अब सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। निर्मला और मनोहर दोनों के होश उड़ जाते हैं। अरे ये क्या निर्मला, हमने तो आस्था को अगवा किया था, फिर ये यहाँ पर कैसे? वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। ये आस्था नाम की आफत वापस कैसे आ गई यहाँ पर? हाँ नहीं तो। निर्मला और मनोहर जब फिर से जंगल में जाते हैं, तभी वहां पर दोनों गुंडे मौजूद होते हैं और आस्था भी। निर्मला आस्था के मुंह पर चढ़ी पट्टी को हटाती है और हैरानी से कहती है, अरे अगर ये यहाँ पर है तो वहाँ पर इसके घर के आंगन में कौन मिठाइयाँ बना रहा है? एक ही वक्त में 2-2 आस्था। अरे क्या चक्कर है भाई? क्या इसका मतलब इस आस्था की आस्था जीत गई? मेरे गणेश जी हैं वो, जो मेरा रूप लेकर वहां पर मिठाइयाँ बना रहे हैं, और मैं ये पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ, गणपति बप्पा मोरया। तभी वहां पर साक्षात गणेश जी प्रकट होते हैं और उन्हें देखकर सभी दंग रह जाते हैं। गणपति बप्पा मोरया! मेरे गणेश जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम गणेश जी। जीती रहो आस्था बिटिया,
क्यों निर्मला और मनोहर रह गए ना चकित और हैरान। तुम दोनों ने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया। मेरी परम भक्त को परेशान करने का अंजाम तो तुम्हें भुगतना ही होगा। गणेश जी निर्मला और मनोहर को अंधा बना देते हैं नहीं। और इस तरह आस्था की श्रद्धा और भक्ति की जीत होती है। वहाँ पर जो आस्था मिठाइयाँ बना रही थी वो वाकई में गणेश जी ही थे। आस्था 50,000 के ऑर्डर के बाद उन पैसों से ब्रिज की आंखों का ऑपरेशन कराती है और तो और कुछ दिनों के बाद वो आखिरकार गांव में अपना मिष्ठान भंडार भी खोलती है और जीवन में खूब। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।